तो अब सर्जरी की बात करते हैं। तो सर्जरी का अपन सिर्फ जो मेन नोट्स है उसका सिर्फ PYTs डिस्कस करेंगे। और PYTs में जो अब जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये पहला वीडियो है डे केयर सर्जरी का। ठीक है, डे केयर सर्जरी का जो मॉड्यूल है, मतलब वीडियो नंबर 5 है, उसके अंदर सिर्फ एक INI, एक PYQ है, PYT है, जो इस साल भी पूछा था। अभी INI में इस मई अगस्त वाले, सॉरी INI नवंबर में पूछा था इरास। ओके, इरास मीन्स एनहेंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी प्रोटोकॉल। तो एनहेंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी मतलब कि अपने को प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, ये तीनों चीज़ों में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए जिससे कि जो पेशेंट है उसकी रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाए। तो दैट्स वाई व्हाट इज़ कॉल्ड इरास प्रोटोकॉल। इरास प्रोटोकॉल, एनहेंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी प्रोटोकॉल। उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। इंट्रा ऑपरेटिव मतलब कि ऑपरेशन के बीच में क्या क्या करना है, फिर पोस्ट ऑपरेटिव मतलब कि जैसे कि उसको कैसे जल्दी वो रिकवर हो जाए, और प्री ऑपरेटिव सो दैट कि वो जल्दी ठीक हो जाए ऑपरेशन के बाद में। तो पहले प्री ऑपरेटिव पे आते हैं। प्री ऑपरेटिव में एक तो ऐसा है कि जो एनेस्थीसिया की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अपने को लाइक जो फ्लूइड्स हैं वो 2 घंटे पहले बंद कर देना है, 2 घंटे पहले तक दे सकते हैं। सॉलिड्स जो हैं वो 6 घंटे पहले तक दे सकते हैं, बाद में बंद कर देना है। मतलब 6 घंटे सॉलिड नहीं, 2 घंटे लिक्विड नहीं। ठीक है, सॉलिड्स अप टू 6 आवर्स प्रायर टू सर्जरी, बाद में नहीं। क्लियर लिक्विड्स अप टू 2 आवर्स प्रायर टू सर्जरी, बाद में नहीं। ठीक है, और फिर पेशेंट काउंसलिंग एंड एक्सपेक्टेशन, मतलब पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कैसे ठीक होगा, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो सब। तो काउंसलिंग एंड एक्सपेक्टेशंस। फिर आता है अवॉइड मैकेनिकल बाउल प्रिपरेशन, मतलब जैसे कि अपन जब NPO रखते हैं उसको, NPO NPM वॉट एवर, नीलपर माउथ है, वो रखते हैं पेशेंट को, तो नेचुरल वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको अपन ने मैकेनिकल बाउल प्रिपरेशन किया। मैकेनिकल बाउल प्रिपरेशन कर सकते हैं जैसे कि बाय द मीन्स ऑफ PEG दे दिया, पॉलीथेन ग्लाइकोल लेक्सेटिव्स दे दिया, या अपन ने कोई एनिमा दे दिया, तो वो नहीं करना, बिकॉज देयर इज रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस। और एक फिर अवॉइड फैट कंटेनिंग फूड फॉर 8 आवर्स, जो फैट कंटेनिंग फूड है उसको 8 घंटे तक नहीं देना है। फिर जो सर्जरी उसके पहले कुछ पेन किलर जो है, कुछ भी एनसेड है वो तो दे सकता है। उसमें ड्रग्स का नाम जो है वो है गाबापेंटिन। उसमें है गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन और सेलिकॉक्सिब। ओके, 3 ड्रग है, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन एंड सेलिकॉक्सिब। ये 4 ड्रग्स जो हैं, ये 4 ड्रग्स अपन पेशेंट को दे सकते हैं। कौन सी हो गई, तो गाबापेंटिन, एसिटामिनोफेन, सेलिकॉक्सिब और प्रेगाबालिन। ठीक है, अब इंट्रा ऑपरेटिव की बात करते हैं तो मिनिमली इन्वेजिव होनी चाहिए सर्जिकल अप्रोच। ठीक है, बेसिक सा फैक्ट है, मिनिमल इन्वेजिव होना चाहिए। लोकल एनेस्थेटिक दे सकते हैं या लॉन्ग एक्टिंग लोकल दे सकते हैं। तो LA जो है लोकल, उसके अंदर लॉन्ग एक्टिंग देना है। लॉन्ग एक्टिंग में है अपने पास ब्यूपीवाकेन। ठीक है, ब्यूपीवाकेन, लाइपोसोमल ब्यूपीवाकेन। तो इंट्रा ऑपरेटिव में लाइपोसोमल ब्यूपीवाकेन इज प्रीफर्ड, लाइपोसोमल ब्यूपीवाकेन। फिर एपिड्यूरल एनाल्जेसिक्स आर प्रीफर्ड। ठीक है, पेशेंट को वार्म रखना है, IV फ्लूइड मेंटेनेंस है, प्रोफाइलेक्सिस फॉर नोज एंड वॉमिटिंग देना है, एटलीस्ट फॉर 2 क्लासेस ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, 2 देना है अपने को, अंडान या कोई भी हो गया, नोजिया वॉमिटिंग ना हो उसके लिए प्रोफाइलेक्टिकली। ठीक है, उसमें से कि टोराडोल दे सकते हैं इफ अप्रोप्रिएट, टोराडोल। तो अपने ड्रग्स कौन सी पड़ी इसमें, ड्रग्स के अपने 4 ड्रग्स अपने प्री ऑपरेटिव में पढ़ा कि जो पेन के लिए दे सकते हैं, गाबापेंटिन, सेलिकॉक्सिब, फिर एसिटामिनोफेन एंड प्रेगाबालिन। ठीक है, अब पोस्ट ऑपरेटिव की बात करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में एनसेड्स, एसिटामिनोफेन, गाबापेंटिन दे सकते हैं। ओपियोड्स ओनली फॉर द ब्रेक थ्रू पेन, क्योंकि वो फिर नोजिया वॉमिटिंग कराएगा, तो ब्रेक थ्रू पेन हो रहा है तो ही ओपियोड देना है। और एनसेड, एसिटामिनोफेन और गाबापेंटिन जो अपन प्री ऑपरेटिव दे सकते हैं। फिर रेगुलर डाइट विदिन 24 आवर्स, डिसकंटिन्यू IV फ्लूइड्स विदिन 24 आवर्स, एम्बुलेट विदिन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के अंदर अपने को क्या क्या करना है, एम्बुलेट मतलब उसके पेशेंट को चलता फिरता करना है, बेड पे ज़्यादा नहीं रखना है। फिर उसका IV फ्लूइड जो वो हटा देना 24 घंटे के अंदर, और रेगुलर डाइट चालू कर देनी। ये सब 24 आवर्स में करना है। ये अपना एरास है, एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी प्रोटोकॉल। और 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव में, तो अवॉइड ड्रेन्स एंड अवॉइड नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। ठीक है, अवॉइड ड्रेन्स एंड अवॉइड नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, अवॉइड ड्रेन्स एंड अवॉइड NG ट्यूब्स, ये सब निकाल देनी अपने को। तो अब अपन मॉड्यूल नंबर 1 की बात करते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 जैसे दैट इज़ पेशेंट सेफ्टी, OT जोन्स एंड सर्जरी पोजीशंस। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, PYTs जो हैं, प्रीवियस टॉपिक्स वो है कलर कोडिंग, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एंड जोन्स ऑफ द थिएटर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले तो कलर कोडिंग में। ठीक है, और कोई ये जो पोजीशन है ये अभी नहीं पढ़नी, सिर्फ जोन्स ऑफ द थिएटर एक बार देख लेना है। ठीक है, अब कलर कोडिंग की बात करते हैं। तो पहले तो IV लाइन जो है उसका क्या क्या है, तो अपन स्टार्ट करते हैं 14 से 26 जाएगा। तो 14 मतलब कि सबसे बड़ा कैन्यूल है, तो फ्लो सबसे ज़्यादा होगा उसके अंदर। तो 14 में ऑरेंज है। ठीक है, 18 इज़ ग्रीन, 20 इज़ पिंक, 16 इज़ ग्रे। ओके, 16 इज़ ग्रे, ये 16 याद रखना है मेन, तो बाकी सब तो याद है ही। और ग्रीन 18 पूछा गया है, जो अपन हर बार देते हैं लाइक बेसिक उसमें। फिर पिंक इज़ 20, पिंक 20 है, ब्लू 22 है, येलो 24 है, और वायलेट 26 है। वायलेट इज़ द नैरोवेस्ट, याद रखना है, वायलेट इज़ द नैरोवेस्ट। वायलेट का देखा नहीं तो बच्चों में दे सकते, ऐसा गिनना है कि वायलेट इज़ द नैरोवेस्ट, येलो इज़ 24, वायलेट इज़ 26, वायलेट इज़ 26 द नैरोवेस्ट।
फिर अब बात करते हैं अपन तो जो अगर IV इंसेशन डालते हैं मतलब कि कैनुला डालते हैं तो उसमें सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबिटिस द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द IV लाइन इंसेशन, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एकदम ऐसा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कैन बी फेल्ट, ठीक है। फिर इसका जो फ्लो रेट की बात करते हैं तो फ्लो रेट में ज़ेनापेम का जो BTR है उसका देखना है, ट्रिक देखना है, वो याद करना। बट अगर नंबर याद रह सकते तो याद रखना कि ऑरेंज जो है ऑरेंज इज़ 270 तो सबसे ज़्यादा है ऑरेंज इज़ 270, ठीक है। ग्रे जो है ग्रे मतलब 16 है इज़ 236, ठीक है। ग्रे इज़ 236 मतलब जैसे कि 16 था और एक नंबर बढ़ा दिया, ठीक है, तो 23 हो गया, 1 2 3 16 है, बाद में 2 3 डाल दिया तो 236, तो ग्रे इज़ 236। फिर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन इज़ 103, याद रखना कि 103 इज़ अ गुड नंबर, 102 नॉट आउट मूवी आई थी तो उसे 103 है, तो 103 इज़ ग्रीन, तो ग्रीन is 103, grey is 236, green is 18 gauge and grey is 16 gauge, orange is 14 gauge is 270, फिर blue is 31 and pink is 67, ये याद रखना है। blue is 31 मतलब ये सब फ्लो रेट है, इतना ml पर मिनट जा सकता है, ठीक है, 50 ml या 200 ml पर मिनट जा सकता है, तो blue is 31, pink is 67, ओके। blue, ठीक है, blue का है अपना 22 गेज, ठीक है, 31 फ्लो रेट है इसका। फिर पिंक में है 67, ठीक है, 20 है, ग्रीन इज़ 18, ग्रे इज़ 16, जैसे 236, ग्रीन का 103 है और ऑरेंज का 270 है। अब बात करते हैं हाइपोटेंसिव है कोई भी पेशेंट, इसको डायरिया ट्रॉमा, उसको फटाफट IV फ्लूइड्स देना पड़ेगा ताकि वो शॉक में या उसमें ना चला जाए, तो देयरफॉर वाइडेस्ट बोर कैनुला इज़ यूज्ड, वाइडेस्ट बोर देंगे उसमें अपने को। और जो बर्न्स पेशेंट है उसमें वाइड बोर एंड लॉन्ग कैनुला इज़ यूज्ड, ठीक है। अब सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की बात करते हैं, सर्जिकल सेफ्टी और चेकलिस्ट की मतलब कि क्या क्या चीज़ें अपने को पूरी करनी चाहिए, तो 3 चीज़ें इसके अंदर, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, ठीक है। नॉट देयर इज़ नो सच थिंग एज टाइम इन, देयर इज़ साइन इन, साइन आउट एंड टाइम आउट, मतलब हर एक पेशेंट का नेम, प्रोसीजर, क्या क्या चीज़ें अपने को लेनी है, क्या है वो सब चीज़ें याद रखनी है अपने को, ठीक है, कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो बोलते हैं वो। इसका मेन पर्पज़ ये है कि इट लीड्स टू डिक्रीज इन मॉर्टेलिटी ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम 1.9 to 0.2%. It leads to decrease in mortality of patients from 1.9 to 0.2%. It has 3 major components. There is no time in play, no time in phase. There is no time in phase. तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की बात करते हैं तो लीड्स टू डिक्रीज इन मॉर्टेलिटी फ्रॉम 1.9 to 0.2%. इट इज़ 3 मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो पहले तो साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। तो जो साइन इन है, साइन इन के अंदर क्या होता है, तो साइन इन के अंदर पेशेंट का जो वार्ड से OT में शिफ्ट होता है उसमें बोलते हैं उसका, वार्ड से OT में जो शिफ्ट होता है वो, तो उसमें तो क्या क्या आया, तो एक तो पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म्ड होती है, ठीक है, पेशेंट का नाम हो गया तो इसको साइन इन बोलेंगे, पेशेंट शिफ्टेड फ्रॉम वार्ड टू द OT कॉम्प्लेक्स, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, डायग्नोसिस, प्रोसीजर प्लान्ड जो है, और डायग्नोसिस, ये दोनों मतलब साइन इन में है। लेकिन जो टाइम आउट है, जो बात का फेज है, साइन इन का और टाइम आउट का फेज है, उसमें सर्जन बोलेगा, ठीक है, तो ये दोनों में आता है ऑलमोस्ट। साइट ऑफ सर्जरी जो मतलब नॉन इरेजेबल इंक से अपन मार्क करेंगे, ठीक है, सो दैट रॉन्ग लिम्ब पे प्रोसीजर ना हो जाए, ये होता है साइन इन में, और एनी एलर्जीज। फिर आता है टाइम आउट, टाइम आउट इस मतलब उसमें प्रोसीजर की बात होती है, और टाइम आउट मेन होता है कि बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया और बिफोर द स्किन इंसिशन, ठीक है, बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया और बिफोर स्किन इंसिशन। तो क्या क्या चीज़ें, तो ऑल मेंबर इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, सर्जन टेल्स द डायग्नोसिस, द प्लान्ड प्रोसीजर एंड द टाइम रिक्वायर्ड एंड द ब्लड लॉस। फिर एनेस्थेटिस्ट AS ग्रेड बोलता है पेशेंट का, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक कब दी उसका टाइम बताता है, और नर्स जो है वो स्टेरिलिटी कंफर्म करती है एंड ऑल इक्विपमेंट्स आर इन प्लेस और नॉट, ये है टाइम आउट, ठीक है। और फिर डेट जो है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्किन क्लोजर, एट द टाइम ऑफ स्किन क्लोजर जो है तो साइन आउट होता है, ठीक है, देयर इज़ नो टाइम आउट। सर्जन इज आस्क्ड व्हाट द सर्जरी वाज परफॉर्म्ड, एनी कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेड हुए कि नहीं, एनी इक्विपमेंट इशूज़, नर्स जो है वो काउंट करेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज इन द साइन आउट इज दैट नर्स काउंट्स द गॉज पीस, नीडल्स, इंस्ट्रूमेंट, मॉप काउंट, एवरीथिंग अकाउंटेड फॉर। स्पेसिमेन इज रिमूव्ड देन लाइक तो उसको लेबल करना है। एनेस्थेटिस्ट हैज़ द लास्ट से दैट कितना एक्चुअल ब्लड लॉस हुआ है या कोई रिस्क थे कि नहीं, वो सब। तो एंड ईच फेज हैज़ टू बी साइंड बाय द सर्जन, एनेस्थेटिस्ट एंड द नर्स। अब कैलकुलेशन ऑफ ब्लड लॉस इन द थिएटर की बात करते हैं, तो अगर कोई सोक्ड मॉप है, ठीक है, दैट मीन्स 100 cc। इन सम केसेस ब्लड लॉस इज कैलकुलेटिंग बाय subtracting the weight of the dry and soaked mops। तो कोई भी अगर मॉप है, सोक्ड मॉप है, उसका 100 ml है, फिर ब्लड इन द सक्शन जो है, तो उसमें वो देखना कि माइनस द इरिगेशन फ्लूइड यूज, ठीक है। अगर जैसे कि सक्शन में अगर 500 ml है, लेकिन अगर इरिगेशन फ्लूइड ही 400 ml है, तो ब्लड लॉस 100 ml हुआ।
फिर वन फिस्ट फुल ऑफ क्लॉट्स, तो वन फिस्ट फुल ऑफ क्लॉट्स में 500 cc, तो 100 cc इज़ द सोक्ड मॉप, वन फिस्ट फुल ऑफ क्लॉट्स इज़ द 500 cc, ठीक है। फिर 5 मॉप्स इज सोक्ड ड्यूरिंग सर्जरी, एक एग्जाम्पल है, 5 मॉप्स सोक्ड ड्यूरिंग सर्जरी, 1200 cc इन द सक्शन है, बट 1 लीटर वॉज इरीगेशन, ठीक है। तो कितना हुआ ब्लड लॉस, तो 5 मॉप मतलब कि 500 ml, 1200 सक्शन में, लेकिन 1 लीटर तो इरीगेशन फ्लूइड है, फिर 200 ml यूज़ किया तो 700 ml इज द एक्चुअल ब्लड लॉस अमाउंट। फिर आता है रेडियो ओपिक लाइन्स, तो रेडियो ओपिक लाइन्स आर द ब्लूइश लाइन्स ऑफ द मॉप दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द लोकेशन इन केस ऑफ अ पीस इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो ये रेडियो ओपिक लाइन्स आ गया, ठीक है, जो भी लोकेशन है ब्लूइश लाइन्स होती है मॉप पे, मॉप का कितना 100 cc। फिर जोन्स ऑफ द थिएटर की बात करते हैं, 4 जोन होते हैं अलग अलग, ठीक है। उसके बाद ओटी पोजीशन है वो याद नहीं रखना है अपने को, ठीक है। अब 4 जोन कौन से देख, तो प्रोटेक्टिव जोन है, फिर क्लीन जोन है, फिर एसेप्टिक जोन है और डिस्पोजल जोन है। ऐसे याद रखना 4 जोन है, सबसे लास्ट वाला जो है, सबसे लास्ट वाला तो एसेप्टिक है, एसेप्टिक मतलब कि सॉरी एसेप्टिक थर्ड है, जो ओटी है उसको एसेप्टिक बोलेंगे, और जो चौथा है वो डिस्पोजल जोन है, वेस्ट डिस्पोजल वाला। तो जोन्स ऑफ द थिएटर की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव जोन, तो जो प्रोटेक्टिव जोन है, प्रोटेक्टिव जोन और पहले तो 4 जोन है, तो पहले थर्ड जो है, थर्ड वन इज एसेप्टिक और फोर्थ वन इज डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब कि वही वेस्ट डिस्पोजल। तो थर्ड तो ओटी है और फोर्थ जो है वो डिस्पोजेबल है, थर्ड जो है वो एसेप्टिक है। तो पहले के 2 याद रखना है, जो पहला 2 है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव जोन, ठीक है, प्रोटेक्टिव जोन, सेकंड इज क्लीन जोन, फर्स्ट इज़ प्रोटेक्टिव जोन, सेकंड इज़ क्लीन जोन। जो प्रोटेक्टिव जोन है उसके अंदर 4 अलग अलग चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं। प्रोटेक्टिव जोन में 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज चेंजिंग रूम्स, दैट इज चेंज इनटू द स्क्रब्स, जहाँ मैं एनेस्थीसिया की पोस्टिंग के टाइम पे जहाँ मैं रूम चेंज करता था, जहाँ मैं मेरे स्क्रब्स पहनता था, वो भी प्रोटेक्टिव जोन का पार्ट है, वो चेंजिंग रूम्स हो गया। फिर सेकंड इज ट्रांसफ़र बे, ठीक है, ट्रांसफ़र बे जो मैं जहाँ से चप्पल वो पहनता था, जो वो गली थी छोटी सी, वो है वेयर द पेशेंट आर रिसीव्ड एंड सेंड बैक हियर, ठीक है, मतलब जो बीच में जहाँ से पेशेंट लेके जाते हैं उसको। थर्ड इज द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रूम, जो भी रूम्स हैं जैसे कि ENT OT के पहले जो रूम्स आते थे वो सभी प्रोटेक्टिव जोन का पार्ट है। फिर ICU और PACU, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट, जो ICU और PACU हैं वो दोनों प्रोटेक्टिव जोन के पार्ट हैं। तो 4 पार्ट हो गए, चेंजिंग रूम्स, ट्रांसफर बे, प्री एंड पोस्ट ऑप रूम्स एंड ICU एंड PACU, पोस्ट एनेस्थेटिस्ट केयर यूनिट। सेकंड इज द क्लीन जोन दैट कनेक्ट्स द प्रोटेक्टिव टू द एसेप्टिक जोन, ओके। इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, इक्विपमेंट स्टोर रूम, याद रखना है, इक्विपमेंट स्टोर रूम इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड। इक्विपमेंट जोन रूम इज़ अ पार्ट ऑफ क्लीन जोन दैट कनेक्ट्स द clean zone connects the protective zone to the aseptic zone, clean zone and the maintenance workshop, ये सब क्लीन जोन का पार्ट है। तो अब सर्जरी का मेन वीडियोस की बात करते हैं। मेन वीडियोस में जो सेकंड नंबर का जो टॉपिक जो मॉड्यूल है, सर्जिकल ब्लेड्स एंड एनर्जी सोर्सेज, इसके अंदर जो प्रीवियस टॉपिक्स PYTs हैं, तो PYTs हैं सर्जिकल ब्लेड्स, ठीक है, और है एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज में मोस्टली मोनोपोलर कॉटरी या वातक है, ठीक है, हार्मोनिक स्कैल्पेल ऑनवर्ड्स नहीं है, बट इच्छा होगी तो बोल दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो सर्जिकल ब्लेड्स, तो जो नंबर 11 है, ये काफ़ी टाइम MCQ में पूछा गया। नंबर 11 इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द MCQs, ठीक है। तो ये एकदम पॉइंटेड, इसमें कोई बैली नहीं है, ठीक है। जो नंबर 11 है, इट इज़ अ पॉइंटेड एंड स्टैब ब्लेड, इसको पॉइंटेड स्टैब ब्लेड बोलेंगे, यूज फॉर IND, ठीक है, IND के लिए ये यूज़ होता है, IND के लिए यूज़ होता है, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर आर्टेरियोटॉमी, दैट इज टू मेक एन इंसिजन इन द आर्टरी। तो नंबर 11 इज द पॉइंटेड एंड स्टैब ब्लेड, एंड देन नंबर 12 इज द कर्व्ड ब्लेड, नंबर 12 is the curved blade, okay, it is used for suture removal. Number 12 is curved blade for suture removal. फिर नंबर 10, 15, 20 से लेकर 23 तक, नंबर 10, 15 एंड 20 से लेकर 23 तक जो है, नंबर 10, 15 एंड 20 से लेकर 23 तक, तो नंबर 10, 15 एंड 20 से 23 के उसमें बैली होता है, बैली इज़ द कर्व्ड पोर्शन, ठीक है। तो जो ब्लेड्स विद बैली है आई यूज टू मेक इंसिशंस, ठीक है, द बैली ऑफ द ब्लेड इज द शार्पेस्ट पोजीशन एंड नॉट द टिप। फिर BP हैंडल यूज टू होल्ड लाइक पेन एंड पाम, फिर पासिंग द शार्प ऑब्जेक्ट्स, तो आइडियली किडनी ट्रे में पास करना चाहिए, और अगर अवेलेबल नहीं है तो पास द नी विद द पॉइंटेड एंड टूवर्ड्स यू, ओके, मतलब कि जो उसका हैंडल का साइड है वो सर्जन को देना चाहिए, पॉइंटेड एंड अपने तरफ होना चाहिए, पॉइंटेड एंड शुड बी टूवर्ड्स यू, ठीक है। बात करते हैं वाइल मेकिंग एन इंसिजन, फिर बात करते हैं एक तो मेकिंग एन इंसिजन का, ठीक है।
तो पहले कभी भी इंसिशन होता है उसको गिव एन इंसिशन नहीं मेक एन इंसिशन बोलते हैं। तो मेक एन इंसिशन में क्या क्या है, तो ब्लेड परपेंडिकुलर टू साइन दैट इज अदरवाइज देयर विल बी अंडरमाइंड और बेवल्ड एजेस, मतलब कि परपेंडिकुलर होना चाहिए ब्लेड। फिर आता है फार टू नियर होना चाहिए इंसिशन, ठीक है, दूर से पास में। फिर अपोजिट साइड से होना चाहिए, जैसे कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो राइट से मैं लेफ्ट में जाऊँगा तो ही मेरा वो स्टेबिलिटी आएगा, लेफ्ट से राइट नहीं हो पाएगा। तो ब्लेड इज माउंटेड ऑन द बीपी हैंडल विद द हेल्प ऑफ अ फोर्सेप्स, ठीक है, हाथ से नहीं होगा नहीं तो कट आ जाएगा, मॉस्किटो फोर्सेप्स यूज़ करते हैं। फिर IND नेप्सेस, जैसे कि मान लो अपन नंबर 11 था जो स्टेप ब्लेड था, स्टेप ब्लेड और क्या था पॉइंटेड ब्लेड, तो उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम टेंडरनेस जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे अपन इंसिजन करेंगे, पहले ब्लड निकलेगा और फिर पस निकलेगा, फिर अपन वही IND या सक्शन ट्यूब डाल सकते हैं ऐसे सक्शन करने के लिए। फिर फैक्टर्स वेल प्लानिंग एंड इंसिजन, फैक्टर्स वेल प्लानिंग एंड इंसिजन, तो स्किन टेंशन लाइंस दैट इज के लंगर लाइंस रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ द डर्मल कोलाजन फाइबर्स एंड इंसिजन शुड बी प्लेस पैरेलल टू देम देन वुंड्स विल हील बेटर, ठीक है। तो जो ओरिएंटेशन जो है डर्मल कोलाजन फाइबर्स का, जिसको हम लंगर लाइंस बोलते हैं, उसके पैरेलल होना चाहिए सो दैट द स्कार वोंट बी दैट मतलब बैड, हीलिंग जल्दी होगा। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है तो उसका ध्यान रखना चाहिए सो दैट नॉट टू इंजर द सराउंडिंग न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। फिर कॉस्मेटिक फैक्टर्स, एडिक्वेट एक्सेस, ये सब देखना चाहिए। फिर एनर्जी सोर्स की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनर्जी सोर्स इज कॉटरी, ठीक है। तो इसमें बहुत इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में दो चीज़ें, एक तो मोनोपोलर और बायपोलर। जो मोनोपोलर है वो पेंसिल की तरह दिखेगा अपने को, जो बायपोलर में प्रॉन्ग्स की तरह दिखेगा, ये याद रखना है। जो मोनोपोलर इट लुक्स लाइक अ पेंसिल और पेन एंड दो बटन उसमें येलो एंड ब्लू, और जो बायपोलर लुक्स लाइक अ प्रॉन्ग है उसमें, ठीक है। तो बायपोलर लुक्स लाइक उसमें एक प्रॉन्ग है और प्रॉन्ग है उसमें, और लाइक एक मशीन है ट्रांसफॉर्मर या छोटा सा स्टेबिलाइजर जैसा मशीन दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोपोलर एंड बायपोलर कॉटरी का। एक तो पेन हो गया, दूसरा प्रॉन्ग है। फिर जो मोनोपोलर कॉटरी कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग एंड कोगुलेशन, मतलब दोनों काम है उसका, दो बटन है दो काम, ठीक है, कटिंग एंड कोगुलेशन। अभी अपन ऐसे याद रखते हैं येलो एंड ब्लू, लेफ्ट साइड येलो है राइट साइड ब्लू है, तो कटिंग एंड कोगुलेशन, तो येलो कटिंग ब्लू कोगुलेशन, ठीक है। उसमें कोई बटन नहीं है बायपोलर में, तो ओनली कोगुलेशन। फिर जो प्रिंसिपल की बात करते हैं अपन, ठीक है, तो प्रिंसिपल में क्या है कि मशीन से करंट पेंसिल में जाएगा, पेंसिल को बोवी टिप बोलते हैं, जो था वो हॉवर्ड या रिचर्ड बोवी जो भी सिंगर था, वो याद रखना है, वो मोनोपोलर है, ठीक है। तो मशीन से पेंसिल में जाएगा करंट, और पेंसिल से फिर जो वो कट करेगा, ठीक है, करंट एंटर्स द बॉडी और कट होगा, फिर कॉटरी पैड होगा, फिर वापस मशीन में जाएगा। तो ये पूरा का क्लोज सर्किट है, मतलब ये सर्किट जो है ये पूरा क्लोज सर्किट है। मोनोपोलर में दो बटन है कटिंग एंड कोगुलेशन, येलो एंड ब्लू, और रिसेंबल्स अ पेन। और इसके अंदर क्या है कि कॉटरी पैड यूज़ होता है, मतलब मशीन है, मशीन से लेके करंट जाएगा, पहले जो टिप है बोवी टिप है या जो पेन है पेंसिल है वहाँ पे, वहाँ से लेके फिर एंटर करेगा करंट बॉडी में, कट करेगा जो भी कटिंग कोगुलेशन, और फिर कॉटरी पैड में जाएगा, ठीक है। तो कॉटरी पैड इज नीडेड। तो कॉटरी पैड रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इज टू बी प्लेस्ड इन वेल वेस्कुलराइज्ड एरिया विद लेस हेयर, ठीक है। कॉटरी पैड का रिक्वायरमेंट है लार्ज एरिया, वेल वेस्कुलराइजेशन एरिया है और लेस हेयर, ठीक है। और ये जो मोनोपोलर कॉटरी कैनॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद कार्डियक पेसमेकर और विद स्ट्रक्चर्स विद एंड आर्टरीज और क्लोज टू न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तीन चीज़ें याद रखनी है मोनोपोलर में, एक तो कार्डियक पेसमेकर जो है उसमें अपन को मोनोपोलर यूज़ नहीं करना है। फिर जो अपना ये जो पास में जो है स्ट्रक्चर्स न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स उसके पास में यूज़ नहीं करना है। और जो हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड आर्टरीज वाले जो हैं स्ट्रक्चर्स विद एंड आर्टरीज, टिप ऑफ पेनिस, दिस अपन अपना पिना, उस पर आपको यूज़ नहीं करना है, एंड क्लोज टू न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो बायपोलर कॉटरी में खाली कोगुलेशन होता है। प्रिंसिपल ये है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, मतलब उसमें अलग अलग डिवाइस थे लेकिन इसमें कोई कॉटरी पैड नहीं है। इसमें से करंट कम्स फ्रॉम वन ब्लेड, ठीक है, मतलब दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड से जाएगा दूसरा जो ब्लेड है उसमें जाएगा, ठीक है। तो दस कंप्लीटिंग द सर्किट, करंट कम्स फ्रॉम वन ब्लेड दैट इज द इलेक्ट्रोड एंड पासिस ऑन टू द अदर ब्लेड एंड दस कंप्लीट्स द सर्किट। नो नीड फॉर कॉटरी पैड, नो लेटरल स्प्रेड ऑफ करंट, देयर इज नो लेटरल स्प्रेड ऑफ करंट। जैसे कि उसमें कॉटरी पैड से अगर कोई कंप्लीट सर्किट है, कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं पास हो सकता है करंट, इसमें नो लेटरल स्प्रेड ऑफ करंट है, सेफ फॉर यूज टू वाइटल स्ट्रक्चर्स एंड आर्टरीज एंड पेशेंट विद पेसमेकर्स। मतलब बायपोलर ज़्यादा अच्छा है, मोनोपोलर भी ठीक है क्योंकि मोनोपोलर का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। फिर बात करते हैं सिनारियोज इन मोनोपोलर कॉटरी। तो टेक्नीशियन फेल्स टू अटैच द कॉटरी पैड, कॉटरी विल नॉट वर्क, ठीक है, कॉटरी पैड इंपॉर्टेंट है। तो ये सिनारियोज हैं अलग अलग। स्मॉल कॉटरी पैड इज प्लेस्ड ओनली स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। बर्न्स एट दी कॉटरी पैड साइड ड्यू टू इंक्रीज हीट, ये सब हो सकता है। मतलब या तो कॉटरी पैड कम है या तो जो साइज़ है जहाँ पे जो कॉटरी पैड को लार्ज एरिया चाहिए वो कम है, बर्न्स हो सकता है एट दी कॉटरी पैड साइड।
spread of current through the body interferes with the cardiac conduction. ठीक है, in patient with cardiac pacemaker interference in conduction is significant, hence either monopolar is avoided or mode of pacemaker needs to be changed to avoid a repeated shocking of the heart by the pacemaker in response to the abnormal rhythm caused by the cautery. Pedicle or narrow base. ठीक है, cautery given at the tip of a narrow pedicle can cause channeling of current to the base causing burns at the base. ठीक है, cautery given at the tip of a narrow pedicle can cause channeling of current to the base causing burns at the base. Hence in surgery with that and arteries, ठीक है, जैसे सर्कमसिजन, पिनाइल या ईयर लॉब्यूल, वी अवॉइड मोनोपोलर कॉटरी. ठीक है, जो भी पेडिकल या नैरो बेस है वहाँ पे लोचा हो सकता है. और एक हो गया कि कार्डियक पेस मेकर के साथ नहीं देते हैं. ठीक है, क्योंकि वो इंटरफेयर करता है. तो मोनोपोलर का एक और पॉइंट रह गया है. ठीक है, तो मोनोपोलर में एक तो वो सिनारियो उसमें एक था कि भाई पेडिकल नैरो बेस, मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी एंड आर्टरी वाला, जैसे कि पिनाइल में कोई सर्कमसिजन करना है तो अपने को जो कॉटरी करंट है वो ऊपर अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो करंट पास होगा बेस पे, तो बेस पे बर्न्स आ सकते हैं. ठीक है, फिर 5th पॉइंट है कि लेटरल स्प्रेड ऑफ करंट. तो देयर इज लेटरल स्प्रेड ऑफ करंट इन मोनोपोलर कॉटरी, देयर इज लेटरल स्प्रेड ऑफ करंट इन मोनोपोलर कॉटरी. दैट्स वाई कि क्या होगा कि जो एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कट हो सकते हैं. तो इट इज़ अवॉइडेड इन monopolar cautery is avoided in thyroid surgeries due to damage of chances of damage of recurrent laryngeal nerve and external laryngeal nerve. Then axilla में damage to long thoracic nerve and thoracodorsal nerve, CNS surgeries and parotid surgeries. तो 4 पॉइंट याद रखना है कि मतलब थर्मल डैमेज हो सकता है वाइटल नर्व्स और वेसल्स में. therefore it is avoided in thyroid surgery due to damage to recurrent laryngeal nerve, external laryngeal nerve, axilla, damage to long thoracic nerve and thoracodorsal nerve. ठीक है, मतलब कौन सी, लॉन्ग थोरेसिक एंड थोरेकोडोर्सल एंड CNS सर्जरीज एंड पैरोटिड सर्जरीज. फिर बात करते हैं कि एनर्जी सोर्सेज, उसमें कटिंग वर्सेस कोगुलेशन और फल्गुरेशन और मिक्स्ड जो है, मिक्स्ड मतलब कि ब्लेंड मोड, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन मोड. तो कटिंग सर्जरी, कटिंग मतलब कि कटिंग अपने देखा था कि मोनोपोलर और बायपोलर में होता है. सॉरी, मोनोपोलर में कटिंग होगा, बायपोलर में फिर कोगुलेशन होगा. कटिंग में क्या होगा कि DC करंट होगा, मतलब कि ऑलमोस्ट लाइक लो वोल्टेज कंटिन्यूस करंट. तो कटिंग मोड में छोटे छोटे वेव फॉर्म्स है. ठीक है, एकदम छोटा छोटा वो दिख रहा है अपने को. उसका प्रिंसिपल ये है कटिंग का कि देयर इज सफिशिएंट हीट टू कॉज द सेल वाटर टू एक्सप्लोड इनटू द स्टीम. ठीक है, इतना हीट करेगा कि जो सेल वाटर है, जो सेल का जो वाटर है वो बाहर आके स्टीम हो जाएगा और वो कट करेगा. दैट हेल्प्स इन कटिंग. ओके, विच एक्सप्लोड इनटू द स्टीम. फिर आता है कोगुलेशन. कोगुलेशन सिर्फ बायपोलर में से कोगुलेशन होता है. कोगुलेशन इज दो कोगुलेशन मोड इज प्रेजेंट इन बोथ यूनिपोलर एंड यूनिपोलर, मोनोपोलर एंड बायपोलर. तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि उसके अंदर हाई वोल्टेज AC है, मतलब कि वोल्टेज जो स्पाइक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है और बीच में गैप्स दिखेंगे उसमें. ठीक है, कोगुलेशन मोड में गैप्स दिखेंगे अपने को. ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल ये है कोगुलेशन में कि सेल डेथ बाय डिहाइड्रेशन एंड प्रोटीन डीनेचुरेशन, नेवर अप्लाई टू द स्किन एज इट कैन बर्न द स्किन. तो जो कोगुलेशन है वो अपन स्किन के अंदर करेंगे. अंदर जो अपन ने जो पापा को देखा कि शीत पे और वो जो कर रहे हैं वो कोगुलेशन है. ठीक है, वैसे तो कोगुलेट करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो प्रोटीन है वो डीनेचुरेशन हो जाएगा. और सेल डेथ बाय डिहाइड्रेशन, नेवर अप्लाई टू द स्किन. और इसका कोगुलेशन का क्या है, हाई वोल्टेज AC अल्टरनेटिंग करंट, और कटिंग का था डायरेक्ट मतलब कंटिन्यूस करंट, और क्या लो वोल्टेज. फिर फल्गुरेशन मोड की बात करते हैं. फल्गुरेशन मोड में वोल्टेज इज हायर देन द कोगुलेशन. जो कोगुलेशन है उससे भी ज़्यादा वोल्टेज है, जिसमें दिख रहा है फिगर में, पीक वोल्टेज एंड एवरेज वोल्टेज. फिर ब्लेंड मोड. तो ब्लेंड मोड में कटिंग एंड कोगुलेशन दोनों है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन मोड. फिर कॉटरी सोर्सेज की बात करते हैं. तो कॉटरी सोर्सेज जो है आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द OT रिलेटेड फायर. ठीक है, फिर लिगाशोर की बात करते हैं. तो लिगाशोर में ऐसा है कि इट यूजेस हीट प्लस प्रेशर. तो अब लिगाशोर की बात करते हैं. तो लिगाशोर में क्या क्या है, तो इट यूजेस हीट प्लस प्रेशर. ठीक है, लिगा तो शोर प्रेशर आ गया उसमें, और लिगा मतलब हीट है. ठीक है, इट यूजेस हीट प्लस प्रेशर टू कैरी आउट कोगुलेशन एंड कैन कोगुलेट अप टू 7 mm इन डायमीटर. ठीक है, जो भी वेसल्स है जिनका 7 मिलीमीटर है वो तब तक वो डायमीटर जो कैन कोगुलेट वेसल्स अप टू 7 मिलीमीटर इन डायमीटर. फिर यूजेस बॉडीज कोलाजन एंड इलास्टिन टू सील एंड डिवाइड. मतलब क्या होगा कि जो बॉडीज़ का कोलाजन एंड इलास्टिन है, इट यूजेस इट टू सील एंड डिवाइड. तो लिगाशोर का क्या है, हीट प्लस प्रेशर. तो एंड यूजेस कोलाजन एंड इलास्टिन. तो पहले क्या करेगा, पहले सील करेगा वेसल्स को. ठीक है, जिसको दो, जैसे कि मान लो दो उसके एंड्स हैं बायपोलर जैसा, दो एंड के बीच में वेसल रखा, वो धीरे धीरे सील करेगा. जैसे वो सील करेगा तो तब एक कट करके आवाज़ आएगी और उसके बाद अपन वो वेसल को कट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका ये फीडबैक मैकेनिज्म है. क्या है कि फीडबैक मैकेनिज्म इज दैट एनर्जी डिलीवरी इज इन अ प्रिसाइज मैनर एंड रिजल्ट्स इन ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनर्जी वंस द वेसल इज कम्प्लीटली सील्ड, देन द वेसल कैन बी कट.
ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यू हो जाएगा एनर्जी का, जैसे वेसल सील हो गए फिर आप कट कर सकते हो। फर्स्ट जनरेशन लिगाशोर सिर्फ कोगुलेशन करता है, और जो सेकंड जनरेशन है वो कोगुलेशन करता है फॉलोड बाय कटिंग। पहले कोगुलेशन होगा और फिर कटिंग होगा, एज वेल एज मतलब यूनिपोलर में 2 बटन थे येलो एंड ब्लू, उसमें था कटिंग एंड कोगुलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर पहले कोगुलेशन होगा वेसल का, ठीक है, ड्यू टू द बॉडीज इलास्टिन एंड कोलाजन, एंड फिर कटिंग होगा। ये सेकंड जनरेशन लिगाशोर है, ठीक है। तो रैंडम पॉइंट्स है जो क्वेश्चंस में पूछे। तो एक तो पहले है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर्स टेक प्रायोरिटी ओवर करेक्शन ऑफ सिम्टोमेटिक हार्ट ब्लॉक्स। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी करेक्शन ऑफ द सिम्टोमेटिक हार्ट ब्लॉक एंड देन वी शुड गो फॉर द इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर्स। एंड व्हेन यूजिंग अ मोनोपोलर कॉटरी, तो पहले क्या करना चाहिए अपने को कि कार्डियो वर्जन एंड जो ओवर पेस मोड है कार्डियक पेस मेकर का, इट शुड बी टर्न्ड ऑफ सो दैट वो कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करता रहेगा। अगर ऑन है तो वो अपने को बंद करना चाहिए। तो देयरफॉर लाइक व्हाइल यूजिंग अ मोनोपोलर कॉटरी द कार्डियो वर्जन एंड द ओवर पेस मोड शुड बी टर्न्ड ऑफ। फिर हार्मोनिक स्कैल्पेल की बात करते हैं। हार्मोनिक स्कैल्पेल का सीजर जैसा दिख रहा है अपने को, उसमें इट वर्क्स ऑन द अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल ऑसिलेटरी ब्लेड दैट ऑसिलेट्स बिटवीन 20,000 to 50,000 हर्ट्ज एंड इट कॉजेज प्रोटीन डीनेचुरेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हार्मोनिक स्कैल्पेल इज दैट इट कोगुलेट्स विदाउट हीट प्रोडक्शन, कोगुलेशन विदाउट द हीट प्रोडक्शन। फिर एडवांटेज क्या क्या है, तो हीट नहीं है इसके अंदर, तो प्रिसाइज कट है, स्कार टिश्यू के थ्रू कट कर सकता है, क्लोज टू वाइटल स्ट्रक्चर्स अप टू 7 mm कोगुलेट करेगा। डिसएडवांटेज इज दैट इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कोगुलेट एंड सील व्हेन कंपेयर टू लिगाशोर। अब आता है थंडरबीट एस, एकदम ऐसे एक पतला सा प्रॉन्ग टाइप दिख रहा है अपने को, शूटिंग गन टाइप है। इट हैज़ बोथ फीचर ऑफ लिगाशोर एंड हार्मोनिक स्कैल्पेल, सो कोई भी जो मोड चाहिए वो अपन टर्न ऑफ कर सकता है एंड स्विच कर सकते हैं। फिर CUS है तो कैविटेटरी अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर यूज्ड फॉर लीवर रिसेक्शन। कोई भी हेपेटोबिलियरी सर्जन है तो कूसा यूज़ करेगा, कैविटेटरी अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर। वर्किंग प्रिंसिपल इज दैट हेपेटोसाइट्स आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू ऑसिलेटरी फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट एंड लो कोलाजन। जो बॉडी में जहाँ भी हाई वाटर कंटेंट एंड लो कोलाजन वाले सेल्स है, टिश्यूज़ है, वॉट स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहाँ पे ससेप्टेबल है वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। हेपेटोसाइट्स आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू ऑसिलेटरी फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट एंड लो कोलाजन। फिर इट कैन ऑल्सो एस्पिरेट द गैस विच इज़ प्रोड्यूस बेटर इन अ नॉन सिरोटिक लीवर, ठीक है। तो एस्पिरेट गैस करेगा कुछ, किसमें अच्छे से गैस प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है नॉन सिरोटिक लीवर में। तो जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो एस्पिरेट कर देगा, देयरफॉर कि ये नॉन सिरोटिक लीवर में यूज़ हो सकता है। बाकी अदर एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं तो RFA की बात करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट सिमिलर टू इलेक्ट्रोकॉटरी, ग्राउंडिंग पैड नीडेड टिल 3 सेंटीमीटर, ट्यूमर कट कर सकता है। माइक्रोवेव इन बिटवीन द इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स है, प्रिंसिपल इज ऑसिलेशन एंड फ्रिक्शनल हीट, ठीक है। लार्जर मोर होमोजीनस जोन ऑफ एब्लेशन, लेस टाइम देन RFA, नो ग्राउंडिंग पैड, द माइक्रोवेव इज नाउ बीइंग प्रीफर्ड ओवर द RFA। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में क्या है कि इलेक्ट्रोकॉटरी है, ग्राउंडिंग पैड नीडेड है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट है। जो कोगुलेशन मोड था उसके अंदर हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट था, ठीक है, और जो कटिंग मोड था उसके अंदर लो वोल्टेज कंटिन्यूस करंट था। फिर APC आर्गोन बीम फोटोकोगुलेशन, ठीक है, रैपिड एक्टिविटी, शैलो पेनिट्रेशन, ठीक है, फास्ट हीट डिसिपेशन, लेस एशकार, इनफेक्टिव फॉर लार्जर वेसल्स, अवॉइडेड क्लोज टू सेंट्रल वेन्स बिकॉज इट कैन गिव राइज टू एम्बोलिज्म एज आर्गन गैस डज नॉट डिसॉल्व। फिर शैलो पेनिट्रेशन है, therefore it is used in patients where there is UGI bleed, upper gastrointestinal bleed, Barrett's esophagus and GAVE is gastric enteral vascular ectasia,